हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं राजपथ भारत। आज बहुत दिनों बाद राजपथ भारत पर मैं हूं और मौका ही कुछ ऐसा है, जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहा है, वैसा ही एक बड़ा चुनाव देश में इस समय देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है, जेएनयू का चुनाव। जेएनयू का जो चुनाव है वो अपने आप में इतना चर्चित है कि एक और जहां प्रदेश का मीडिया बिहार के विधानसभा चुनाव पर नजर गड़ाए हुए है, तो लोगों की नजर यहाँ भी है। मेरे साथ तमाम जेएनयू के छात्र यहाँ पर मौजूद हैं। सब लोगों से बात की जाएगी, जाना जाएगा कि चुनाव के मुद्दे क्या हैं, चुनाव का माहौल क्या है, क्योंकि यहीं के छात्र, यहीं के मुद्दे जो हैं वो आगे चलकर देश के मुद्दे तय करते हैं। जी, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम विश्वजीत मिंजी है और मैं बापसा से हूँ, बिरसा अम्बेडकर फुल्ली स्टूडेंट एसोसिएशन से। और मैं बापसा का पहले वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ और अभी मैं एक्टिवली काम कर रहा हूँ। क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? जैसे आज आखिरी रात है, आज बड़ा यहाँ पर क्या नाम है, एक ओपन डिबेट होगा प्रेसिडेंट पद के लिए। कैसे आप देखते हैं, क्या आपका मुद्दा है कि जेएनयू के असल मुद्दे क्या हैं जिस पर चुनाव हो रहा है? एक्चुअली क्या है कि हम देखते हैं इस कैंपस में जिस तरीके से पर्टिकुलरली जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो बहुत तरीके का डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं। जैसे उनको भाई बपोसी में 0 मार्क्स 2 मार्क्स दिया जाता है। उसके साथ साथ हम इस कैंपस में देखते हैं कि सामने जो हॉस्टल है, कावेरी हॉस्टल, उसमें दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, इस तरीके का जो रिमार्क्स है, कास्टिस्ट स्लार्स है, वो लिखा जाता है। उसके साथ साथ हम देखते हैं जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, वो सेंट्रल लाइब्रेरी का नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर सेंट्रल लाइब्रेरी। उनके अंदर डेस्क में ये लिखा जाता है कि चमार की मैं बहन, माँ बहन गालियां दी जाती हैं, हाँ, इस तरह शब्द किया जाता है। मतलब मैं ये सोच सकता हूँ कि हम लोग जेएनयू में है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आगे देश को किस तरीके से चलाना, किस तरीके से लेकर जाना, कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बहुत पीछे छोड़ दिया है, तो यहाँ पे आगे हम फ्यूचरिस्टिक बातें करते हैं। लेकिन आज भी ये चीजें यहाँ पर मौजूद है जैसा आप बता रहे हैं, तो उससे क्या यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है, बाहर क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो लगता है कि जेएनयू और जो है आपका गांव, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। गांव में भी जिस तरीके से हम लोग मतलब डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, इसी तरीके से ये पे स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन है। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं ये सोचता हूँ, मैं ये देखता हूँ इस कैंपस में जो एक अम्बेडकरी तबका है, जो बहुजन विचारधारा को लेकर चलता है, जो बुद्धा से लेके बाबा साहेब से लेके मानवर तक, जो एक एंटी कास्ट जो एक मूवमेंट रहा है, उसको हम बढ़ाने की काम कर रहे हैं। और इस कैंपस में जो एक ब्राह्मणवादी ताकत है, जो इस कैंपस को अग्रहारा बनाना चाहता है, उसको हम निस्तनाबूद करना चाहते हैं। और रविदास का जो एक बेगमपुरा का सपना था, एक ऐसा सोसाइटी हो, ऐसा हम लोग ऐसा चाहते हैं कि कैंपस ऐसा कैंपस हो जो जहाँ पे सब लोग एक साथ रहे, नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी, सब कुछ हम देखने। आजकल आपने जो बात कही कि डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फेस कर रहे हैं, जी। ये कहा जाता है कि अमूमन जो अनपढ़ लोग थे वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करते थे। जेएनयू में सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सब लोग एंट्रेंस निकाल कर आए हैं, सब लोग पढ़ लिख कर यहाँ पर आए हैं, तो क्या वो पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर उसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जिस तरीके से अनपढ़ लोग गांव में किया करते थे? हाँ, जरूर वही करते हैं। अब देखिए इस कैंपस में, अगर इस कैंपस में दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो जैसे रिमार्क लिखा जाता है, तो कौन लिखता है? कोई तो गांव से आके कोई नहीं लिखा है ना। इस कैंपस का कोई लिखा होगा पढ़ा लिखा, अगर उनको मानते हैं तो। ये जो मेंटालिटी है, वो जितना भी पढ़ा लिखा है वो आप मतलब उसका जो कास्ट कॉन्शियसनेस है, जो कास्ट का जो एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं प्रिविलेजनेस जो है, वो छोड़ना नहीं चाहते इस कैंपस में, पर्टिकुलरली जो सर्वेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो सर्वेंट बैकग्राउंड के लोग जो, आपका नाम क्या हुआ? पुष्पेंद्र हुआ। बेसिकली जिस चीज पे हम बात कर रहे थे, जो अगड़े हैं सर्वेंट बैकग्राउंड के जो लोग जो हैं, वो आजकल हम देख रहे हैं कि आंदोलन चल रहा है बहुत बड़ा, आरक्षण के खिलाफ चल रहा है, आरक्षण के विरोध में चल रहा है, SC/ST एक्ट को खत्म करने की बात हो रही है, वर्गीकरण आरक्षण में हो ही चुका है। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या आज भी वो चीजें मौजूद हैं खासकर जेएनयू में, और चुनाव में ये कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्या जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, वो चुनाव में इस तरीके के मुद्दों पर बात करते हैं, वोट करते हैं? देखिए, जेएनयू के अंदर आरक्षण जैसी जो व्यवस्था है, जहाँ पे बहुत ही जेएनयू का सिस्टम और जेएनयू के बाहर सिस्टम जो संवैधानिक तौर पे जो दिया गया है, तो उसको तो यहाँ पे खत्म नहीं कर सकते। लेकिन जेएनयू के अंदर क्योंकि जेएनयू एक विशेष कानून के तहत बनाया गया संस्थान है, तो जेएनयू में रीजनल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, जिसमें कास्ट का कोई मैटर नहीं होता। आप इस चीज को ध्यान रखना होगा कि उसमें कास्ट कोई मैटर ही नहीं करता। वहाँ पे रूरल और अर्बन, कि आप कहाँ से पढ़ के आते हो उस हिसाब से, तो वहाँ पे कास्ट इग्नोर कर दी गई। तो ये भी एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट है, हमें ये भी देखना होगा। और जेएनयू के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं हम लोग, वो भी एक कहीं ना कहीं एक जाति व्यवस्था का सिस्टम है, कि जैसे यहाँ पे लिखा गया कास्ट स्लर लिखे गए, ठीक है, वो हमें सप्रेस करने का एक तरीका है। और आरक्षण एक जो व्यवस्था है वो रिप्रेजेंटेशन का है,
हमें रिप्रेजेंट उस सिस्टम में करना है जहाँ पे हम अपनी आवाज रख सकें, अपने अपने लोगों की आवाज बन सकें। और जेएनयू जो कहा जाता है कि जेएनयू देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान है, और ऐसे संस्थान में जहाँ हम जातिगत भेदभाव फेस करते हैं, यहाँ पे हम जिसे कहते हैं एक सामाजिक तिरस्कार फेस करते हैं, तो हम जो आरक्षण जैसी व्यवस्था है वो भी एक स्ट्रक्चर तरीके से हमें यहाँ पे शोषित किया जाता है, उसके तहत भी। जो यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे बापसा हुआ, एसएफआई, तो किन के मुद्दे हैं ये एंटी कास्ट जो रिफॉर्म लाने के जो मुद्दे हैं, वो किन किन लोगों के मुद्दे हैं, कौन कौन लोग बात करता है? इस बात पे जाने से पहले हमें ये देखना होगा कि बापसा इस कैंपस में 2014 से फॉर्म होता है। उससे पहले इस कैंपस में बाबा साहब का नाम एक गाली की तरह समझा जाता था। हम इस कैंपस में बाबा साहब का एक कहीं पे भी पोस्टर नहीं लगा सकते थे। यहाँ पे वामपंथ और दक्षिणपंथ दोनों ही बाबा साहब के फोटोज को फाड़ दिया करते थे। हम वामपंथी लोग भी, ठीक है। हम जब एक बापसा इस कैंपस में जब से आया है, तो बापसा ने अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को एक न्यू फ्रेम में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। और उसके बाद आज इस 10-11 साल के दौरान हम लोगों ने यहाँ पे इतनी लड़ाई की है। आज इस कैंपस में चाहे वो दक्षिण पंथ हो चाहे वामपंथ हो, दोनों बिना बाबा साहेब के नाम के अपनी पॉलिटिक्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। मतलब ये तो उस तरीके से हुआ जिस तरीके से 1984-85 के दौर में मान्यवर कांशीराम साहब उत्तर प्रदेश और तमाम प्रदेश देश में एक लड़ाई लड़ रहे थे कि जब बाबा साहब का इतना बड़ा योगदान जो था संविधान निर्माण का, आरक्षण का, लेकिन वो याद नहीं किया जाता था। लेकिन जब मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी जो है वो सत्ता में आई, तो उन्होंने सबसे पहला एक सामाजिक परिवर्तन ये किया कि बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो सेंटर बन गए हर चीज का, और गांव देहातों में उनकी मूर्तियां लगने लगी, बहुजन महापुरुषों को याद किया जाने लगा। मतलब जो काम बसपा ने किया वही काम बापसा ने जेएनयू में किया। आप ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम उससे भी एक अलग बात कहेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं हम अपने समाज के लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करने की। क्योंकि समाज में सबसे बड़ी दिक्कत है कि एक समय जब तक राजनीति हावी रहती है, कोई राजनीतिक पार्टी जब तक सत्ता में रहती है तो उसकी पावर दिखती है, लेकिन अगर जब पावर से हट जाती है तो उसके द्वारा किए गए काम भी जो है साफ कर दिए जाते हैं पार्टियों के द्वारा। लेकिन हम उससे इधर सामाजिक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं। तो सामाजिक चेतना हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आज हम कैंपस के अंदर कर रहे हैं। जितने भी हमारे बहुजन समाज से आने वाले विद्यार्थी हैं, वो किसी भी तरीके की सामाजिक आरक्षण या किसी भी तरीके की तिरस्कार सहन न करें। इसके लिए हम इस कैंपस के अंदर ये एश्योर करते हैं कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन होता है तो बापसा वहाँ पे फ्रंट पे मिलेगा। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर अनूप कुमार है। आप किस तरीके से देखते हैं जो चुनाव है जेएनयू का और जो एंटी कास्ट चीजें हैं? एबीवीपी पिछली बार यहाँ पर एक बताते हैं कि एक सेंध लगाने में कामयाब हुई और एबीवीपी का एक तरीके से एंट्री हुई, और देखा गया कि जेएनयू के कैंपस में आरएसएस की शाखाएं भी लगी। आप उसको इस कैंपस के लिहाज से किस तरीके से देखते हैं कि जब ये कैंपस बनाया गया तो उसके पीछे एक सपना बहुत सुंदर बुना गया कि जो गरीब और शोषित वंचित तबके के लोग हैं वो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ जाएंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी और वो यहाँ से क्रीम माइंड बन के निकलेंगे। आपको क्या लगता है कि आरएसएस जैसे दक्षिणपंथी संगठन की यहाँ एंट्री से जेएनयू का जो एटमॉस्फेयर कितना स्पॉइल हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जैसे आप सवाल भी पूछ भी रहे थे कि एक दो बातें समझना जरूरी है इस पूरे जेएनयू की पूरी यात्रा को। जेएनयू अगर आप एक तरीके से देखें, क्योंकि वामपंथ का गढ़ रहा है और हमें अक्सर ये सुनाई देता रहा है कि बहुत प्रोग्रेसिव है। इनफैक्ट जब हम लोग कैंपस में आए तो तब भी हमें लगता था कि जेएनयू एक बहुत प्रोग्रेसिव कैंपस है। वहाँ पर जिन बातों पे चर्चा होती है, जिन इश्यूज पे चर्चा होती है, शायद ही किसी जगह पे होती होगी। लेकिन जब आप इसको डिग डीप करेंगे, जब इसके अंदर आप इसको जानने की कोशिश करेंगे, तो आपको एक बात समझ में आने लगेगी कि जो आप ये सवाल पूछ रहे थे कि गांवों का माहौल और जेएनयू का माहौल कैसा है, निश्चित रूप से एक डेमोक्रेटिक माहौल होगा यहाँ पे। परंतु जो अगर कास्ट की बात करें और कास्ट कॉन्शियसनेस की बात करें, तो मुझे लगता है कि वही स्थिति जो आपको गांव में मिलेगी, जो क्रूड फॉर्म में मिलेगी, जो एक वायलेंस फॉर्म में मिलती है, वही परिस्थिति आपको यहाँ पर आकर के जब दिखेंगे तो सोफिस्टिकेटेड फॉर्म में, महीन फॉर्म में हो जाती है। तो जातिवाद का प्रैक्टिस यहाँ भी रहेगा। उसका असर आपको देखने को कहाँ मिलेगा? उसका असर देखने को मिलेगा कि फैकल्टी जितनी है उसके अंदर कौन से कास्ट का कॉन्फ़िगरेशन कितना है, कितने लोग कौन से जाति से गए हैं। दूसरे स्टूडेंट्स के अंदर आपको मिलेगा। तीसरा, जो यहाँ का डोमिनेंट एक माहौल रहता है, जिसपे मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि एक डोमिनेंट माहौल प्रोग्रेसिव रहता है, लेकिन उसमें एक एलिटिसिज्म है। और उस एलिटिसिज्म के कारण क्या होता है कि जो लोग गांवों से आते हैं या जो लोग खास समाज से आते हैं, जो शोषित वंचित समाज है, वो लोग यहाँ पर एडजस्ट करने में दिक्कत करते हैं। उस कल्चरल एडजस्टमेंट के पीछे यहाँ का कैंपस उसको बहुत हेल्प नहीं कर पाता है, क्योंकि
क्योंकि जो समता का, समानता का जो डिस्कोर्स है, जो विचार है, वो मुझे लगता है लेफ्ट के पास नहीं है। हालांकि बहुत क्रांतिकारी सुनने में लगता है, लेकिन उसके बाद जो बहुजन डिस्कोर्स एक है, जो बाबा साहब का डिस्कोर्स है, जो जैसा बाकी हमारे साथी कह रहे थे, वो विचारधारा जब आती है तो वो विचारधारा तोड़ने का काम करती है। वो सामाजिक न्याय की, अभी सर से मेरी बात हो रही थी, कासिम सर से, तो उस पे सामाजिक न्याय की बात नहीं करते, सामाजिक परिवर्तन की बात करते। और जब आप परिवर्तन की बात करेंगे तो खलबली होना मचना शुरू मेरा हो सवाल जाएगी। यही रहेगा आपसे हाँ, कि सामाजिक न्याय जी, और जी। सामाजिक परिवर्तन, हाँ, देश में जो सियासत होती है, जी, एक बड़ा जी। तबका राजनीतिक दलों का वो है जो हाँ। सामाजिक न्याय की बात करता हाँ, है। हाँ, कुछ ही दल ऐसे हैं जो सामाजिक परिवर्तन जी, की जी, बात जी। करते हैं। ये न्याय और परिवर्तन के बीच की जो एक महीन लकीर है, जी, जी। इससे कितना असर पड़ता है और ये कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, सामाजिक न्याय की बात सारे लोग करते नजर आएंगे। हाँ, चाहे मतलब अगर देश के दलों की बात की जाए तो कांग्रेस हो गया, बाकी दल हो गए, सारे के सारे, और भारतीय जनता पार्टी भी बात करेगी कि एक सामाजिक न्याय होना चाहिए। और सामाजिक जब हम न्याय से जोड़ते हैं, हमें लगता है कि न्याय हो रहा है तो ठीक है, बहुत बढ़िया, जस्टिस की बात हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुजन डिस्कोर्स और बहुजन समाज पार्टी का डिस्कोर्स जो देश में है, वो सामाजिक परिवर्तन का है। और जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो सत्ता के अंदर भागीदारी होती है। और अगर आप सामाजिक न्याय की है तो कोई सत्ता में कोई राजा रहेगा, और वो राजा जो है ताकि कहीं ऐसा ना हो कि क्रांति हो जाए, उसके लिए थोड़ी थोड़ी थोड़ा चीजें वो बांटता रहेगा, और वो भी कुछ लोगों को। तो वो होता है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय से वो दलाल पैदा होते हैं, दलालों को पैदा किया जाता है, और उनको धीरे धीरे अपने समाज के अंदर जो परिवर्तन होने चाहिए उनको रोकने का काम भी वो लोग करते हैं। और सामाजिक परिवर्तन सत्ता की मांग करता है। और मुझे लगता है कि यही जो डिस्कोर्स है, ये विचारधारा जो है सामाजिक परिवर्तन की, ये मिसिंग रही है जेएनयू के अंदर। मैं ऐसा नहीं कहता कि जेएनयू बाकी कैंपस से अलग नहीं रहा है, इसका अपना एक स्पिरिट रहा है। और उसका कारण मुझे लगता है, मैं बताना चाहूंगा कि उसका कारण अक्सर दिखाता है कि कोई आइडियोलॉजी उसका कारण है, और लेकिन उसका आइडियोलॉजी कारण नहीं, उसका कारण यह है कि यहाँ पर कुछ शोषित समाज से लोग आ सकते थे, वहां पर आ पाए, तो उन्होंने जो यहाँ पर बातचीत करना, यहाँ पर विमर्श देना शुरू किया, उसकी वजह से थोड़ा प्रोग्रेसिव कैंपस को होना पड़ा। तो ये यही है कि मजबूरी में होना पड़ा। क्योंकि मजबूरी में इसलिए होना पड़ा भाई, क्योंकि जब सामाजिक परिवर्तन की जब लोग बात करने लगे तो सामाजिक न्याय की बात भी होने लगी। अच्छा, जैसे भाई बता रहे थे ना कि बाबा साहब का नाम नहीं लिया जाता था, बाबा साहब का नाम जो है नहीं लिया जाता था। तो उसका कारण ये है कि बाबा साहब का नाम इसलिए नहीं लिया जाता था क्योंकि बाबा साहब की आपको आवश्यकता नहीं है। आप ऊपर बात करेंगे कि क्रांति हो जाएगी, सारी बातें हो जाएंगी, आरएसएस की जो शाखा लगनी शुरू हुई है। तो मैं ये सोचता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कैंपस को 5-6 सालों में बदल गया। एक कैंपस जो अपनी स्पिरिट के लिए अपनी दावेदारी ठोकता था, वो कैसे इतने अचानक से बदल सकता है। वो बदलने के पीछे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आरएसएस ने काम किया या बीजेपी ने काम किया, वो तो करेगा ही, सत्ता है तो कर रही है, और बहुत बेजोड़ तरीके से उसको तोड़ने की इस कैंपस को कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बदलाव भी इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जो सामाजिक परिवर्तन का, जो समता समानता का जो डिस्कोर्स चलाना चाहिए था, जो समझदारी लोगों के अंदर पैदा होनी चाहिए थी, जो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी देनी चाहिए थी, जिसके बाद बदलाव नहीं हो सकता। उसके ऊपर कितना भी आप दूसरा रंग डालें, कितना भी आप उसको तोड़ने की कोशिश करें, एक व्यक्ति जो समानता में और समता में मान चुका है वो व्यक्ति बदल नहीं सकता। लेकिन कहीं ना कहीं वो आइडियोलॉजी, यानी कि वो कास्टिस्ट आइडियोलॉजी, वो एक मनुवादी जो आइडियोलॉजी थी, वो लोगों के अंदर थी, यहाँ की फैकल्टीज में थी, इसलिए वो बहुत आसानी से चेंज हो गया। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे साथियों को जानता हूं जो 2014 से पहले मार्क्सिस्ट थे, 2014 से पहले बहुत प्रोग्रेसिव थे, और 2014 के बाद अचानक से जो है वो बीजेपी के या आरएसएस के, या क्या वो चीजें उनके भीतर पहले से थी, या फिर कुछ फाइनेंशियल चीजों को लेकर, या फिर यहाँ पर स्टेबल होना है, प्रमोशन है, उसको लेकर? जो सत्ता वर्ग होता है, जो सत्ता के साथ रहता है, वो बहुत चालाक वर्ग भी होता है। मुझे ऐसा लगता है वो चालाक इसलिए होता है, जैसी सत्ता होती है उसके हिसाब से वो अपना रंग बदलने लगता है। जो जैसे ही यहाँ पर वो सारी चीजें चल रही थी, कहीं ना कहीं अंडरनीथ वो सारी विचारधारा भी थी लोगों के अंदर में, लेकिन वो प्रैक्टिस इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि डोमिनेंट शायद नहीं था। आइडियोलॉजी पे बात हो गई, आइडियोलॉजी पे आपने बात की। आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जब आते हैं तो ये आपकी बापसा हर बार इलेक्शन लड़ रही है, डीयू में भी लड़ रही थी, डीयू में नहीं, अभी वो ए से लड़ा, वो अमित केजरीवाल। तो क्या नीला झंडा लेके आप जो उतरे हैं, आप आइडियोलॉजी के साथ आए, आपको क्या लगता है कि ये जो आइडियोलॉजी आपकी लेके आप आए हैं बिना किसी अलायंस के, आप इस बड़े, जैसे आप देखिए कि जो लेफ्ट की जो जितनी यूनियंस थी सबने
अलग हट के लड़ा, इलेक्शन हार गए, इस बार मिलके लड़ रहे हैं। क्या आपने भी ऐसा कोई प्रयास किया? मुझे लगता है कि इसका ज़रूरत इस कैंपस में नहीं पड़ा है। बाबा साहब ने पहले ही कहा था, जो हमारा जो लड़ाई है ये दो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। एक है मतलब इट्स अ डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन बुद्धिज़्म एंड ब्राह्मणिज्म। तो इस कैंपस में हम इसी तरीके से देखते हैं कि लेफ्ट इस कैंपस में 40 साल तक, 40 से भी ज़्यादा साल तक इस कैंपस में राज किया। उसके बावजूद भी ये 2025 है, ओके, अराउंड 75 ईयर्स, मोर देन 75 ईयर्स हो रहा है इस देश में हमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो लागू होते हुए, उसके बावजूद भी इस कैंपस में जो इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे इस तरीके से एक पर्टिकुलर खास जो दलित तबके से आते हैं, जो मुस्लिम तबके से आते हैं, जो आदिवासी तबके से आते हैं, उनके खिलाफ भी इस तरीके से नारे लिखा जा रहा है। अब क्या कि इस कैंपस में आप ये समझिए कि 2014 से पहले इस कैंपस में उनका अलायंस नहीं होता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उपस्थिति के लिए लड़ रहे हैं या रिजल्ट के लिए लड़ रहे हैं? हम दोनों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम दोनों के लिए लड़ रहे हैं। हम इस कैंपस में जो डिस्कोर्स पहले तो ये किया जाता है, मतलब मेरा ये एनालिसिस है और मैं ऐसे सोचता हूँ कि किसी एक तबका है, आपका जो नियरेस्ट एनिमी, बहुत तरीके का नियरेस्ट एनिमी है, आपका डायरेक्ट आपका एक्चुअल एनिमी कौन है, तो आपका नियरेस्ट एनिमी को हराना बहुत जरूरी है पहले, क्योंकि वो आपका मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश मतलब आप करेंगे। काशीराम के पैटर्न पर चल रहे हैं। हाँ। पहले हारूंगा, फिर हराऊंगा, उसके बाद जीतूंगा। हाँ, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए इस कैंपस में लेफ्ट एक नैरेटिव है कि इस कैंपस लेफ्ट का गढ़ है, लेकिन आज हम लोग वापसा 2014 में जब आता है, ये मजबूर कर देता है, इनके इतना टुकड़े हो जाते हैं, उसको अलायंस करना पड़ता है। ये वापसा का देन है। इस कैंपस में इस इलेक्शन में जो तमाम जो मुद्दे हैं, जो हम भाई बाबू से डिस्क्रिमिनेशन का बात करें, उसके बाद एनएफएस लगाया जाता है प्रोफेसर्स को, हमारे लोग हैं सब, उसको इस तरीके से अपशब्द लिखा एनएफएस की लड़ाई कभी वापस लड़ती हुई मिली? हाँ, ये मिले, लेफ्ट वाले मिलते हुए लड़ते हुए मिले? वो बात करेंगे। एक समझिए एक चीज, मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जब सोशल जस्टिस मूवमेंट का जो बात हो रहा था, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट का बात हो रहा था, बाबा साहेब का जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का जो आइडिया था, मान्यवर का जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया था, वो आइडिया को लेके चलता है। मैं ये सोचता हूँ, जो लेफ्ट है और बाकी जैसे कांग्रेस हो गया, इंडिया अलायंस पर्टिकुलरली हम देखते हैं लार्जर अभी जो पॉलिटिकल अलायंस में, उसमें देखते ये एक ब्राह्मणिकल एक स्ट्रक्चर का पार्ट है। अब सोचिए, क्योंकि ब्राह्मणिकल स्ट्रक्चर के प्राइम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एप्रोप्रिएशन का पॉलिटिक्स है। आज इस देश में बाबा साहेब कंपल्शन बन गए। क्यों बन गया? क्योंकि मान्यवर साहब ने उसके लिए काम किया था, बहुजन मूवमेंट ने उसको काम किया था। आज बाबा साहेब बिना पॉलिटिक्स नहीं हो सकता है। इस कैंपस में हम देखते हैं जय भीम जो एक स्लोगन है, हमारे जो एक एजिटेशन का एक नारा है, उसको पहले गाली समझते थे। बाबा साहब को बुर्जिस्ट बोलते थे ये लोग, लेकिन आज पहले लाल सलाम से पहले जय भीम लगता है, जय भीम लाल सलाम लगाते हैं। तो आपको ये जो तरीका है ना, आपको गुमराह करने के मतलब किया जाता है। मैं जैसे जिस इलाका से आता हूँ, बंगाल से आता हूँ, उसी जगह से लेफ्ट के गढ़ रहा, 35 ईयर से रूल रहा है। उसमें हम देखते हैं कि जो दलित आदिवासी है, मुस्लिम है, उनका हालत अभी भी उसी पहले जैसा था ऐसा ही है, क्योंकि वो काम नहीं किए। वो बस क्या किए, हमारा वोट लेके बस पॉलिटिक्स किए। तो उसी तरीके से कैंपस में हम कहते हैं कि लाल भगवा एक है, सारे कॉमरेड फेक है। प्रकाश, आप तो जिस जगह से आते हैं, जिस गांव से आते हैं, वो अम्बेडकराइज का एक बहुत मजबूत गढ़ रहा है। फैजाबाद में अयोध्या से जहाँ से आते हैं, क्योंकि मेरा भी अपना जिला है तो मैं जानता हूँ। आपको क्या लगता है, जो राजनीति आपके घर वाले आपको बताते थे, आपके फादर बताते थे, जो काशीराम ने शुरू की थी, वो होती हुई दिखाई दे रही है आपको कैंपस में बापसा के द्वारा? देखिए सर, सबसे पहले यहाँ पे ये हमें क्लियर बताना होगा, खासकर बापसा तो एक मूवमेंट को लेके चल रहा है, एक लग रहा है कि कैंपस में खड़ा है कि भाई एक दलित पॉलिटिक्स या एक दलित मूवमेंट है, बहुजन मूवमेंट, इसके लिए बापसा तैयार है, लड़ रहा है और लड़ेगा। लेकिन उसके पैरेलल में अगर हम इस जेएनयू के अंदर, खैर अगर हम यूपी और बिहार वहाँ की अपनी एक बहुजन पॉलिटिक्स को देखेंगे, वो तो एक मान्यवर कांसीराम जी की बड़ी पॉलिटिक्स थी, उसमें हमारे लोगों ने जमीन पर काम किया। लेकिन यहाँ पर अगर बात हम यहाँ की अगर बात करते हैं कि इंडिया अलायंस में आरजेडी हो गई और ये सब जितने हो गए, ये लोग, पहली चीज़ तो ये लोग समाज में जो जेएनयू में जो भी मामले दलित उत्पीड़न को लेके होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में दलित